तो हिंदी साहित्य का इतिहास, आखिर ये शुरू कहाँ से होता है? इसे लिखने के लिए जो सामग्री थी, वो आई कहाँ से? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। देखिए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर जेट, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, इस बुनियाद को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए सीधे काम की बात करते हैं। लेकिन इतिहास में गोता लगाने से पहले चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और एक बहुत ही बुनियादी पर बड़ा सवाल पूछते हैं कि आखिर ये जो साहित्य है इसका मकसद क्या है। इसे रचा ही क्यों जाता है। यकीन मानिए, इस एक सवाल के जवाब में ही इतिहास को समझने की चाबी छिपी हुई है। जरा सोचिए, मुंशी प्रेमचंद कितनी गहरी बात कह रहे हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि लिटरेचर कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है। अरे, ये तो एक मशाल है, एक टॉर्च है जो समाज और राजनीति को रास्ता दिखाती है। ये सोच साहित्य को एक बहुत ही ऊंचे दर्जे पर ले जाती है ना। वहीं दूसरी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वो कहते हैं कि मैं तो साहित्य को इंसान की नज़र से ही देखता हूँ। मतलब साहित्य का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो मनुष्य है। अगर साहित्य में इंसानियत की बात नहीं, तो फिर किस चीज़ की बात है? और अगर हम थोड़ा और पीछे चलें भक्ति काल में, तो गोस्वामी तुलसीदास का नजरिया देखिए। वो कहते हैं स्वांतः सुखाय, यानी साहित्य की रचना अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए होती है। ये एक बहुत ही पर्सनल, एक आध्यात्मिक खोज है। अब डॉक्टर नगेंद्र आते हैं और वो इन सब विचारों को एक तरह से मिला देते हैं। वो कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य सिर्फ अपना आनंद ही नहीं, बल्कि लोक मंगल भी है, यानी पूरे समाज का भला। तो देखिए, कहाँ एक व्यक्ति का सुख और कहाँ पूरे समाज को दिशा दिखाना। साहित्य का कैनवस कितना बड़ा है। तो जब साहित्य के उद्देश्य इतने गहरे और इतने अलग अलग हैं, तो जाहिर है इसके इतिहास को पढ़ना और भी दिलचस्प हो जाता है। तो आप समझते हैं कि ये साहित्य का इतिहास, या जिसे हम साहित्य इतिहास कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज़। और इस मैदान में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दी हुई परिभाषा एक मील का पत्थर है। इसे बहुत ध्यान से समझिए। वो कहते हैं कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ के लोगों की चित्त वृत्ति, यानी उनकी सोच और उनके इमोशंस का एक आईना है। और जैसे जैसे लोगों की ये सोच बदलती है, साहित्य भी बदल जाता है। इसी बदलाव की पूरी परंपरा को समझना ही साहित्य का इतिहास है। कितनी सरल और कितनी गहरी बात है। पर कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र इसे युग चेतना और साहित्य चेतना के तालमेल से बना इतिहास बताते हैं। वहीं नलिन विलोचन शर्मा एक और मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि साहित्य का इतिहास सिर्फ लिखने वालों का इतिहास नहीं है, बल्कि उस दौर में जो लिखा गया, यानी रचनाओं का इतिहास है। ठीक है, तो परिभाषा तो हमें समझ आ गई, पर असली सवाल तो ये है कि इतिहास लिखने वाले ये सारी जानकारी लाते कहाँ से हैं। उनके पास सोर्स क्या होता है। तो देखिए, इसके मुख्य रूप से दो तरह के स्रोत होते हैं। ये दो मजबूत स्तंभ हैं, अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। अंतःसाक्ष्य का मतलब है वो किताबें और रचनाएं जो खुद अपने समय की गवाह हैं, मतलब इंटरनल एविडेंस। और बाह्य साक्ष्य मतलब बाहरी चीजें, जैसे कि पुराने शिलालेख, सिक्के या किसी विदेशी यात्री ने क्या लिखा। आज हम अपना पूरा ध्यान अंतःसाक्ष्य पर ही रखेंगे। तो चलिए अब सीधे उन शुरुआती और सबसे जरूरी ग्रंथों की दुनिया में चलते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की पहली ईंट रखी। और इस सफर की शुरुआत होती है गोकुलनाथ के वार्ता ग्रंथों से। ये दो ग्रंथ हैं 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये अपने दौर की जीती जागती तस्वीरें हैं। इन ग्रंथों में वल्लभाचार्य और उनके बेटे विट्ठलनाथ के शिष्यों की जीवनियां मिलती हैं। अब परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी बात है, वो ये कि अष्टछाप के महान कवियों के बारे में जानकारी का ये सबसे पहला और सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए, अगला पड़ाव है नाभादास की भक्तमाल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये भक्तों की एक माला है, जिसमें हर भक्त एक फूल की तरह है। भक्ति काल को समझने के लिए ये एक बेहद जरूरी ग्रंथ है। इसमें 3116 छप्पई छंदों में करीब 200 भक्तों का जिक्र है। और वो एक फैक्ट जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसी ग्रंथ में नाभादास ने गोस्वामी तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब बात करते हैं एक और बड़े दिलचस्प कलेक्शन की,
जिसका नाम है कालिदास हजारा। इसे लिखा था कालिदास त्रिवेदी ने। आप इसे उस जमाने का एक ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम समझ सकते हैं। इसमें 212 अलग-अलग कवियों की 1000 कविताओं को एक ही जगह इकट्ठा किया गया है। लेकिन इसका असली महत्व ये है कि इसने आने वाले इतिहासकारों के लिए एक तरह से कच्चा माल तैयार कर दिया, एक बेस बना दिया, और इसी के आधार पर आगे चलकर शिव सिंह सेंगर ने अपना बड़ा काम किया। और ये लीजिए, अब हम आ पहुंचे हैं शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज पर। इसे हिंदी में इतिहास लिखने की परंपरा का एक बहुत ही जरूरी और शुरुआती प्रयास माना जाता है। सोचिए, इसमें लगभग 1000 कवियों की जानकारी है। हाँ, ये सच है कि इसमें काल विभाजन यानी कवियों को समय के हिसाब से बांटने की कोशिश नहीं की गई थी, जो इसकी एक कमी थी। लेकिन इस कमी के बावजूद ये इतना जरूरी सोर्स बना कि बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने मशहूर ग्रंथ के लिए इसी को अपना आधार बनाया था। तो हमने कई अहम ग्रंथों का ये सफर तय किया। अब इस सारी जानकारी को उन की पॉइंट्स में समेटते हैं जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो अब उन मुख्य तथ्यों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये इस पूरी चर्चा का, आप कह सकते हैं, सार है। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चित्तवृत्ति वाली परिभाषा, ये तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा, इतिहास के 2 स्रोत हमेशा याद रखिए, अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। तीसरा, भक्तमाल और शिव सिंह सरोज, इन फाउंडेशनल ग्रंथों को कभी मत भूलिए। और आखिर में इन ग्रंथों के रचनाकार गोकुलनाथ, नाभादास, कालिदास त्रिवेदी और शिव सिंह सेंगर, ये वो नाम है जिन्होंने इतिहास लेखन की मशाल जलाई। तो आज हमने स्रोतों को तो समझ लिया कि इतिहास लिखने का सामान कहाँ से आया, लेकिन इन स्रोतों का इस्तेमाल करके इतिहास लिखने की जो परंपरा है वो आगे कैसे बढ़ी। और सबसे बड़ा सवाल, साहित्य के इतने लंबे इतिहास को अलग अलग कालों में कैसे बांटा गया। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के अगले और भी ज्यादा रोमांचक हिस्से की तरफ लेकर जाता है।